है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ रेशमी ज़िया और गुफ्तगू में हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद है गुलकारा अन्वेषा। अन्वेषा एक बेहद हुनरमंद गुलकारा। सुरीली आवाज है जिसकी पहचान बचपन से ही तालीम लेना शुरू किया और अपनी गायकी के जलवे बिखेरने लगी। 13 साल की उम्र में एक जाने माने टेलीविजन रियलिटी शो की रनर अप भी रही और फिर महज 14 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। प्रीतम जैसे बड़े मौसीकार ने इन्हें फिल्म गोलमाल रिटर्न से बड़ा ब्रेक दिया और इसके बाद इन्होंने रांझना, डेंजरस इश्क, लव यू सोनियो, प्रेम रतन धन पायो और कांची जैसी कई बड़ी फिल्मों के लिए गायकी की और अपनी पहचान बनाई। तकरीबन 500 फिल्मों के लिए कई जुबानों में गुलकारी कर चुकी अन्वेषा को कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है और ये बेहतरीन फनकार अपनी आवाज के जरिए लगातार कामयाबी का सफर तय कर रही हैं। अन्वेषा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्वेषा, जैसे कि पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे आपके बॉलीवुड सफ़र के बारे में। जी हाँ। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने 500 से ऊपर गाने गाए हैं और अलग अलग ज़ुबानों में। कैसे ये मुमकिन हो पाता है? अलग अलग ज़ुबानों में आप कैसे कर पाती हैं? मैं बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ उन संगीतकारों का जो अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं खुद, और जिन्होंने बड़े प्यार से मुझे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बुलाया अपने गाने गाने के लिए। जैसे अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ के चारों भाषाओं में, चारों ज़बानों में मैंने गाना गाया है और आज तक गाती आई हूं। जब 16 साल की थी तब पहली बार मुझे अपना पहला तमिल गाना गाने का मौका मिला, और वो भी लेजेंडरी वहाँ के संगीतकार विद्यासागर जी के लिए, जिन्होंने मुझे बुलाया एक तमिल फिल्म के अंदर गाना गाने के लिए। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी साउथ इंडियन भाषा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन जो भाषा है उससे बहुत अंतर है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत कठिन लगा पहले, और धीरे धीरे करके जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, अलग अलग वहाँ के जो हालांकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उस पहले गाने के लिए वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, ख़ास है इसलिए क्योंकि गाना तो अच्छा था ही, बहुत बेहतरीन कॉम्पोजिशन था, लेकिन उसमें मुझे अपकमिंग सिंगर का तमिल में मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड साउथ में मुझे मिला उस गाने के लिए, अपने पहले तमिल गाने के लिए। और उसके बाद कई गाने मैंने चारों साउथ के अलग अलग, जो कन्नड़ा, मलयालम, सारी अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु में कई कंपोजर्स के साथ इतने सालों तक मैं काम कर रही हूँ। ये साउथ इंडिया की बात करूँ तो वो ऐसा एक्सपीरियंस था। अगर दूसरे भाषाओं में मैं जाऊँ तो मराठी में भी कुछ बहुत अच्छे गाने मैंने अब तक गाए हैं, जिनमें से कुछ बहुत
कुछ गानों को बहुत लोकप्रियता मिली। हम्म। बांग्ला में कई लोकप्रिय गीत हैं मेरे। बंगाली तो आपका बंगाली वैसे भी मेरा अपना का। ज़बान है, खुद की ज़बान है, तो एक अलग लगाव है जो सबको होता है कि हाँ। उस ज़बान के साथ आपने घर किया है। वो तो है। तो इसलिए बांग्ला के साथ मेरा आत्मिक कनेक्शन है। तो और वहाँ का जो म्यूज़िक है और वहाँ के जो कंपोज़र्स हैं वो उनमें बहुत- से भी मेरे बहुत प्रिय बहुत सारे ऐसे कंपोज़र्स हैं और जिनके साथ मुझे कुछ सीनियर कंपोज़र्स भी है जिनका गाना मैं पहले सुनती थी बचपन में। बाद में जब बुलावा आया तो उनके साथ मेरे अपने करियर में भी बहुत सारा काम मैंने उनके साथ किया। तो ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये रही बांग्ला, महाराष्ट्र, मराठी की बात। और साउथ की बात मैं ऑलरेडी साउथ की कर तो- चुकी हाँ, हूँ हाँ। चारों लैंग्वेजेस की। इसके अलावा बहुत कठिन जो ज़बान मुझे लगी नेपाली, भोजपुरी में भी मेरे गीत है। और उसके अलावा राजस्थानी गाना अच्छा। भी मैंने गाया है। गुजराती फिल्मों में भी मैंने गाना गाया है, कम गाया है लेकिन कुछ गाने हैं मेरे। अभी यहाँ से गुफ्तगू से जाके ही एक गुजराती फिल्म के गाने का रिकॉर्डिंग है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। अलग अलग भाषा में गाने से अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है मुझे, क्योंकि हिंदी और बांग्ला में तो एक सहज नहीं कहूँगी, लेकिन इन भाषाओं के साथ मैंने घर किया है, चाहे वो हिंदी हो या बांग्ला हो। तो ये इन भाषाओं में मैं बात कर सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ। अच्छा। लेकिन जिन भाषाओं में मैं बातचीत नहीं कर सकती वो बहुत कठिन रहे मेरे लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला साउथ इंडियन इंडस्ट्री से। क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए ग्रास्प करना। तो ख़ास करके मलयालम, मेरा एक रिसेंटली विद्यासागर सर का मलयालम गाना 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है, वो भी बड़ा कठिन था। बहुत सालों के बाद मैं फिर से एक मलयालम गाना मेरा रिलीज़ हुआ है। तो उस गाने को लेकर मैं खुद पर्सनली बहुत मतलब कह सकते हैं आपने अलग अलग कई ज़ुबानों में बेहतरीन गाने गाए, नो डाउट। जी। तो मैंने आपका सुना है कहीं बहुत प्यारी आप गज़ल भी गाती हैं, तो गज़ल मैं सुनना चाहूँगी। आप गज़ल सुनाना। गज़ल की जो रोमांटिसिज्म है और आप जिस ज़बान में आप बात कर रही हैं बहुत अच्छे से, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। आप भी अच्छे से बात कर रहे हैं। अरे शुक्रिया। मैंने एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैंने बहुत लोग इस बात की यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बाकायदा उर्दू पढ़ा है। हाँ, लिखना भी सीखा था। मेरे घर पे एक उस्ताद आते थे जिनको इस्माइल दरबार सर ने भेजा था। अच्छा। क्योंकि उनके जो छोटे बेटे हैं ईमान उनसे सीखते थे उर्दू। अच्छा। पढ़ना, लिखना, शेर पढ़ना। तो जब इस्माइल सर के साथ मैं काम करने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हिंदी फिल्मों के लिए आपको गाना है, वैसे तो ठीक ठाक ही है अल्फाज, लेकिन इसको और अल्फाज को साफ़ करने के लिए अगर आप उर्दू सीखेंगी, लिखना पढ़ना सीखेंगी तो आपको उस भाषा को गहराई से समझने का एक अवसर मिलेगा। और उससे बढ़कर जो चीज़ें आपको अपने गायकी में, आपको अपने, क्योंकि फिल्मी संगीत के अंदर अगर प्लेबैक सिंगिंग की मैं बात करूं तो उसमें शब्दों का एक बहुत बड़ा रोल है। वो तो सही बात है और वो गज़ल में बखूबी दिखता है, इसीलिए मैं अभी गज़ल सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं उर्दू की क्योंकि उर्दू बुनियाद है गज़ल की, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत गज़ल गाया था जो मेरा ओरिजिनल एक गज़ल है। अच्छा। पापोन दा की कॉम्पोजिशन है। कोक स्टूडियो की 3rd सीज़न में ये गाना फीचर हुआ था। गाने का नाम है बेनाम सी ख्वाहिशें और पिंकी पूनावाला का लिखा हुआ है। बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज़ ना मिले, बंदिशें क्यों ख्वाब पे परवाज़ ना मिले, जाने है पर माने दिल ना तू ना मेरे लिए, बेबसी पुकार रही है साजन मेरे,
बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज ना मिले। बहुत खूबसूरत। हाँ। वाकई आपने तो कई बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट होता है कोई एक ख़ास आपके ऐसी ख्वाहिश होगी इस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है, कोई ऐसा ख़ास म्यूज़िक डायरेक्टर जो जी ख्वाहिश है बिल्कुल आपकी? है, मेरी ख्वाहिश है इलियाराजा सर के साथ काम अच्छा। करना है और एमएम क्रीम सर के साथ काम करना है, जिन लोगों के लिए अब तक मैंने गाने नहीं गाए हैं। मुझे अजय अतुल जी के साथ काम करना है, जिनका बेहतरीन म्यूज़िक मैंने मराठी फिल्मों में सुना है और उनके फैंस में मैं भी शामिल हूँ। तो बड़ी इच्छा है, दिली तमन्ना है कि कभी अगर उनके साथ, वो मुझे जानते तो हैं लेकिन अब तक काम करने का, मुझे उनके लिए गाना रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला है, तो वो अगर जल्द हो जाए तो अच्छा है। चलिए आपकी ये ख्वाहिश भी जल्दी अरे पूरी हो आपके मुंह में जाएगी। घी शक्कर। जल्दी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कई बार होता है रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है, कोई ऐसा वाकया, यादगार वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना, कोई ऐसा किस्सा? रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसे कई किस्से हो जाते हैं। काफ़ी बार बहुत, जैसे एक बंगाली गाने की रिकॉर्डिंग थी जहाँ गाना मेरे और अरिजीत सिंह के बीच में था और अरिजीत दा के साथ मेरे कई गाने हैं बंगाल में। तो हमारा एक बड़ा, जो बाद में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ वो गाना, उस गाने को बहुत लोकप्रियता मिली जब रिलीज़ हुआ। तो उस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस गाने का नाम है बोझे ना शे बोझे ना। अच्छा। और उस गाने के संगीतकार जो है वो, उनका नाम है इंद्रोदीप दाशगुप्त। तो काफ़ी घंटों तक उसका, क्योंकि उसका बैक वोकल चल रहा था, तो दोपहर से मुझे बुला लिया गया था। उनका फॉल्ट नहीं था लेकिन मुझे बुला लिया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहूं, उस गाने के साथ मैं थोड़ा वक्त बिताऊं, तो वो भी ज़रूरी होता है। लेकिन जब बैक वोकल की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तब अरिजीत दा स्टूडियो के अंदर गए और उनकी रिकॉर्डिंग चालू हुई और वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। अच्छा। मेरे बहुत ही प्रिय कलाकारों में से है और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ ख़ुद को कि उनके साथ मैंने इतने गाने मेरे है, रिकॉर्डेड गाने हैं। तो उन्होंने कुछ घंटों तक उस गाने के साथ वो रिहर्सल नहीं, वो रिकॉर्ड कर रहे थे और एक बार आ रहे थे कंसोल रूम में, क्योंकि बहुत परफेक्शनिस्ट है, कहीं ना कहीं हमें तो लग रहा है कि परफेक्ट है, हाँ। बहुत अच्छा तो गा रहे हैं, इसमें क्या है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता था और परफेक्ट करना है इस चीज़ को, इस स्टैंजा को एक बार और मैं गाती हूँ। तो ऐसे करते करते और तब तक मैं बैठी रही घंटों तक, और जब मेरा गाने का मौका आया तब 12 बज रहे थे। तब 12, मैं दोपहर से बैठी थी। तो कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं जो, और बाद में जब वो गाना इतना, और सबसे मज़ेदार वो बात थी कि जब मैंने गाना गाकर जब मैं निकली, आधा एक घंटे के अंदर मैंने गा लिया था वो गाना, और जब मैं निकली स्टूडियो से, कंसोल में आई, तब अरिजीत दा ने, उनका एक्सप्रेशन ऐसा था, उन्होंने बंगाली में मुझे बोला कि गाइली एक बार आवार आमा के गाइते हबे। उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि तूने ऐसा गा दिया कि मुझे अभी वापस जाके फिर गाना पड़ेगा। अच्छा। मेरा पोर्शन। तो ये, हालांकि उनका प्यार है, उनका बड़प्पन है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स मी। तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा, लेकिन बहुत यादगार है वो। इतने घंटों तक बैठने के बावजूद भी मुझ में कोई थकान नहीं थी। तो ऐसे कई बार, यही ताकत है संगीत की, कई बार गाने में वो पावर होता है, जो कॉम्पोजिशन आपको मिलता है उसमें वो पावर होता है कि आप घंटों तक भी उस माहौल में रहो तो वो आपको थकाता नहीं है। हाँ। तो वो, यही वजह आपको एक बड़ी बैनर की फिल्म जो थी प्रेम रतन धन पायो, ये मिली, कैसे ये मुमकिन हुआ? इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सुभाष घई की एक डायरेक्टोरियल फिल्म आई थी कांची, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी उसकी। तो उस फिल्म के दौरान इस्माइल सर के साथ मैंने काम किया, क्योंकि उनका म्यूज़िक था, उनका था, और 2 गाने मेरे ख्याल से सलीम सुलेमान के थे। तो इस्माइल सर के साथ जो गाना मैंने गाया था, उनका म्यूज़िक था, वो गाना सोनू निगम के साथ था। अच्छा। मेरा
तो उसके दौरान, क्योंकि उसमें जो गाने लिखे थे इरशाद कामिल सर ने लिखे थे, और अनदर वेरी वेरी प्रोलिफिक सॉन्ग राइटर ऑफ बॉलीवुड, तो इरशाद सर ने उस दौरान उनसे मेरे आमने सामने मेरी बातचीत हुई। हालांकि उनका गाया हुआ गाना मैंने रहमान सर के साथ उससे पहले गाया हुआ था, तो लेकिन आमने सामने कई बार, आज के दौर में बहुत फास्ट पेस्ड है हमारी ज़िंदगी, तो कई बार ऐसा होता है कि साथ में कौन डुएट गा रहा है पता नहीं होता रिकॉर्डिंग के दौरान। तो बाद में जाकर पता चलता है, क्योंकि सब अपना काम करके चले जाते हैं स्टूडियो से। तो सुभाष घाई की वजह से थोड़ा सा वो पुराने दिनों में, उस दौर में जिस तरह से सिटिंग्स होती थी म्यूज़िक की, सब म्यूजिशियंस आते थे रिहर्सल करने, गानों पे घंटों तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, तो उस पद्धति से काम हुआ उस फिल्म के अंदर। तो इस वजह से मुझे मौका मिला इरशाद सर के साथ रूबरू होने का, और उस दौरान इरशाद सर को आमने सामने मेरी आवाज़ सुन के उनको इतना पसंद आया कि प्रेम रतन धन पायो जब बना रहे थे बरजातिया साहब, सूरज बरजातिया जी, तब हिमेश जी उसका म्यूज़िक कर रहे थे। तो हिमेश जी हालांकि मुझे जानते तो थे, लेकिन पता नहीं था कि उस फिल्म के अंदर मुझे गवाएंगे या नहीं। तो इरशाद सर ने मेरा नाम वहाँ पे रेकमेंड किया, सजेस्ट किया, और हिमेश सर ने इमीडिएटली हाँ कह दी, क्योंकि उन्होंने मुझे गवाया हुआ था उसके पहले, तो मुझे जानते थे। ये वाला गाना वैसे है भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया है, तो मैं चाहूँगी वो गाना आप एक बार गुनगुना दें। जी बिल्कुल, प्यारा है। बिल्कुल। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में थैंक यू। इसके म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और ये गाना वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं कई बार सुन चुकी हूँ इस गाने को। थैंक यू। आपने 2 बंगाली फिल्मों में भी बतौर एज ए मतलब कंपोज़र और सॉन्ग राइटर भी जी हाँ काम किया है, वो कैसे मुमकिन हुआ? मेरा ये भी, इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि मैं कहानी पे कहानी बता रही हूँ आपको, से कोई ना कोई कहानी क्योंकि शो का नाम भी गुफ्तगू है, तो यहाँ पे गुफ्तगू कहानी का होना तो लाजमी है। तो इसलिए कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये भी ज़िंदगी कई बार ऐसे सरप्राइजेस लेके आती है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं था कि कभी मैं अपने धुन बनाऊंगी, अपने गाने लिखूंगी, अपने थॉट्स को अपने कॉम्पोजिशंस के थ्रू बयां करूंगी। तो ये बात, ये हुनर मुझ में है, ऐसा मैं मानती ही नहीं थी, इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो मैंने ऐसे घर पे कभी रैंडमली धुन बनाती थी, गुनगुनाती थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने सुन लिया ऐसे कुछ धुन जो ओरिजिनल धुन है, सुना हुआ धुन नहीं है, तो उनको पसंद आई। तो फिर मैंने मम्मी पापा दोनों को सुनाया, फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही कि ये तो सिर्फ धुन है, अच्छी है, लेकिन आपको शब्द चाहिए। जब तक लिरिक्स नहीं आएंगे, जब तक एक अच्छी पोएट्री नहीं मिलेगी, तब तक बात नहीं बनेगी और ये गाना नहीं बन पाएगा। तो तब मैंने बहुत स्केप्टिकल थी और उनसे काफ़ी मर्तबा ऐसा भी हो गया कि थोड़ा कहा-सुनी भी हो गया उनके साथ। मैं मानती नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। मैं गाने लिखना बहुत मुश्किल काम है, वाकई मुश्किल काम है। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को किसी राह पे चल के नहीं देखोगे और कोशिश नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वाकई वो आता भी है या नहीं। सही बात। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने उस दौरान सीखी। जब मैंने शुरू किया तो मैंने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से स्टार्ट की, अपने जो गाने लिखने की और कंपोज करने की जो मेरा करने का जो सफ़र था, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके अपने यूट्यूब चैनल में वो गाने मैं लाने लगी, प्रस्तुत करने लगी, ताकि लोगों तक वो मैं पहुंचा सकूं। और उसी एक गाने के दौरान मुझे एक कॉल आया। मेरा एक इंडिपेंडेंट गाना
कोलकाता के बहुत ही जाने माने फिल्म स्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार है क्या वहाँ बात है। के, ऋतुपर्णा सेनगुप्त। हाँ। तो उनका फ़ोन आया कि जब तू नेक्स्ट टाइम कोलकाता आएगी मुझसे आके ज़रूर मिलना। क्या बात। तो वैसे तो मुझे जानते ही थे, उनके लिए मैंने बहुत सारा प्लेबैक किया था, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मैं अपने फ्री टाइम में कंपोज भी करती हूँ। हाँ। तो उन्होंने वो ख्वाहिश रखी कि ऐसे ही घर पे आ जा कभी और गाने अपने जो भी तेरी लाइब्रेरी में है मुझे सुना दे। तो मैंने कोलकाता में ऐसे ही मैं जाती रहती हूँ क्योंकि वो मेरा होम टाउन है और घर तो घर होता है, तो मैं वहाँ आना जाना तो मेरा होता ही है। तो मेरे अगले ट्रिप में मैंने काम किया, मैं वहाँ गई उनके घर और उनको जो भी मेरे चंद कॉम्पोजिशंस थे मेरे फ़ोन में स्टोर्ड, मैंने सुनाया और उनमें से एक गाना उनको इतना पसंद आ गया कि उन्होंने तभी डिसाइड किया कि उस दिन वो एक फिल्म मेकर को मिलने वाली थी, तो उनको मेरा नाम क्या बात है, मतलब सजेस्ट कह कर सकते हैं दिया। आपका यूट्यूब चैनल वहीं पे से- जो आप गाने उसको उन्होंने सुनकर अपने गाने में अपने जी। मूवी में गाने के लिए प्रपोज किया। जी। अब वैसे आप अपना इतना अच्छे अच्छे आप गाने गा रही हैं, तो फिर भी कोई एक सिंगर होगा जिसको आप अपना आइडियल मानती होंगी, कौन है वो सिंगर? मैं आइडियल मानती थी, फ़िलहाल मैं किसी को आइडियल नहीं मानती हूँ क्योंकि आइडियल मानने से मैंने जिनसे उर्दू पढ़ा है लिखा है, अज़ीम शिराज़ी है उनका नाम। बॉलीवुड में उनके बहुत सारे गीत है क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे राइटर हैं। तो मैं ख़ुद को बहुत नसीबदार समझती हूँ कि उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात मुझे सिखाई थी, कही थी, जो जिस चीज़ को वो भी मानते हैं कि कभी किसी को अपना आइडियल मत मानिए क्योंकि उससे आपकी उड़ान सीमित हो जाएगी। तो फॉलो करना, किसी की लाइफ से प्रेरणा लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको मोटिवेशन देता है, इंस्पायर करता है। तो ऐसे कई आर्टिस्ट्स हैं, किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। उनमें से अगर किसी का नाम लेना ही है तो मैं लता मंगेशकर का ज़रूर नाम लूँगी, गान सरस्वती। तो क्योंकि- अन्वेषा जी, अभी आपने जो बात कही वाकई बहुत अच्छे और काफ़ी अच्छे ख्यालात हैं आपके। तो चलिए लता जी का ही अरे वाह, उनके गाना गाने हो तो जाए मैं लता बचपन जी। से जी। सुनती आई हूँ, हाँ गाती जी। भी आई हूँ। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, उनका गाना आपने सुनना चाहा हाँ। मुझसे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वाह, क्या बात है, वाकई आपकी आवाज़ तो याद रहेगी और दिलों के सबके दिलों पे राज करती है। आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई, हमसे इतनी देर गुफ्तगू की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए गुफ्तगू।